हेलो बच्चों, मेरा नाम ब्रिजेश प्रजापति। आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी और मेरे को केमिस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो 5 to 6 ईयर हो गया। और मैं आपको केमिस्ट्री में बेसिक टू एडवांस वो नीट जेई आईआईटी जैम गेट और नेट हम सभी लोग पे डिस्कस करेंगे। और रही बात केमिस्ट्री की तो वी विल आई क्वालिफाइड आईआईटी जैम with all 2 times with 2018 and 19 with rank of 51 and 44 and also qualified GATE and TIFR BRC in chemistry। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने केमिस्ट्री में हम इधर पहुँचे तो हम चाहते हैं कि आप भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बिल्कुल वहीं पहुँचे। जिस तरीके से हम केमिस्ट्री को समझते हैं वैसे ही आप केमिस्ट्री को समझें। और इस केमिस्ट्री के लिए बेसिकली अगर आप किसी भी कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, फिलहाल बाय द वे वी विल स्टडी ऑफ द नीट आर जेई, सो हम उसको समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं जिसके बेसिस पर हम ये समझते हैं कि आप हमें सिंक्रोनाइज़ कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो पहले हम लोग एक दूसरे को सिंक्रोनाइज़ करते हैं और इन सिंक्रोनाइजेशन में हम एक दूसरे को पहले पहचानते हैं कि हाउ टू डील केमिस्ट्री। ओके, हाउ टू डील केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं जो सॉलिड स्टेट, जो बेसिकली बच्चों को बॉडी बहुत प्रॉब्लम लगती है, काफ़ी टीचर्स उसको एक्सप्लेन करते हैं बट बच्चे उस 3D इमेजिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हाउ टू एक्सप्लेन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को बेसिकली हम जिस तरीके से डील करते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसका इमेजिनेशन। अगर आपको 3D इमेजिनेशन आती है और आप मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को, पैटर्न को समझ पाते हो तो वी विल मैं ये बिल्कुल 100% श्योर आपके साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरी सॉलिड केमिस्ट्री एक छोटे से पार्ट में, एक बिल्कुल हम बेसिक से बोले तो 45 और 1 आवर के लेक्चर में बिल्कुल सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये कि आपको उस सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। और इमेजिनेशन कैसा होना चाहिए? तो इमेजिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पूरी 3D समझ में आनी चाहिए। 3D का मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल को अगर हम अरेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल का पैटर्न्स क्या है, मॉलिक्यूल किस तरीके से अरेंज होता है, वो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ IMF आप लोगों को बहुत अच्छी बेसिक पता है। हम लोग 6, 7, 8 क्लास में बच्चे पढ़ते हुए आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं जिनके बेसिस पर हम क्रिस्टल पैटर्न्स को अरेंज करते हैं। अब क्रिस्टल पैटर्न किस तरीके से अरेंज किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में। तो पूरी फिनोमिना मतलब मॉलिक्यूल का जितना भी अरेंजमेंट है उन सभी मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम उस मॉलिक्यूल्स का पैटर्न्स पढ़ते हैं ना। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स मिलते हैं बट हम उनमें से कुछ ऐसे ही पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रिस्टल हमारा जो सॉलिड क्रिस्टल्स है वो सॉलिड क्यों है, या फिर उसका मतलब सॉलिड में हम सॉलिड स्टेट जब केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो क्रिस्टल पैटर्न के बेसिस पर या लैक्टिस के पैटर्न के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये जो सॉलिड है ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉलिकुलर है, आयनिक है ना, किस टाइप का सॉलिड है, ये एमॉर्फस है। तो बेसिकली तो आप जब सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सॉलिड केमिस्ट्री में आप बेसिक हम क्या डिस्कस करते हैं पहले तो सॉलिड केमिस्ट्री में आप डिसाइड करते हो कि अगर कोई भी सबस्टांस इस यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करता है अगर वो सॉलिड नेचर का हुआ तो सॉलिड नेचर का होने का मतलब ये कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो IMF लग रहा है, IMF अगर IMF आप कहते हो कि IMF इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग है ना, IMF इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग तो दो इंटरनल मॉलिक्यूलर प्रेजेंट है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग है तो आप कहते हो कि मॉलिक्यूल कैसा एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड नेचर डिफाइन करते हैं ना। अगर इसी फोर्सेस की बात करूं मैं तो आप कहते हो अगर ये फोर्सेस मॉडरेट हो जाए, कैसा हो जाए, मॉडरेट हो जाए, तो इस मॉडरेशन के बेसिस पर आप बताते हो कि अब ये जो सबस्टांस होगा जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ लिक्विड बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? एज अ लिक्विड। और आप अगर ये कह दो कि अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है IMF है, अगर ये IMF बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, कैसा हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना वी कॉल्ड दैट इज अ गैसियस स्टेट ना। हम लोग इसको क्या कहते हैं? गैसेस स्टेट कहते हैं। बट एक्चुअली में हमें डील क्या करना है? हमें तो लिक्विड स्टेट या गैसेस को डील तो करना नहीं है, हमें डील करना है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, मतलब हमें डील करना है सॉलिड कंपाउंड को। तो सॉलिड कंपाउंड को डील करने का मतलब ये है कि आप फिर इसी बेसिस पर डिफाइन करते हो कि अगर कोई ऐसा सबस्टांस हो जिसका शेप और साइज डेफिनिट हो जाए, अगर शेप और साइज डेफिनिट है तो आप कहते हो कि मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, सॉलिड का नेचर का होगा। कैसा होगा? सॉलिड नेचर का होगा। अगर मॉलिक्यूल्स हमारा सॉलिड नेचर का है तो आप डिफाइन करते हो उसकी प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा सॉलिड है वो कितने टाइप्स का होता है। सॉलिड को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो हम कहते हैं सॉलिड हमारा दो तरीके का होता है, जो हमारे टॉपिक में पढ़ा जाता है, जो एनसीईआरटी कवर करती है, वो कहती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरा हमसे कहती है दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। कैसे कहती है? एमॉर्फस सॉलिड कहती है ना। तो आप कैसे डिफाइन कर रहे हो आप कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और किस बेसिस पर हम बताएंगे कि एमॉर्फस सॉलिड है? हमने डिफाइन तो कर दिया। भी डिफाइन किसके बेसिस पर किया आपने? डिफाइन किया किसके बेसिस पर? आईएमएफ के बेसिस पर। आईएमएफ बहुत स्ट्रांग है, आईएमएफ इज वेरी स्ट्रांग एंड वी कैन डिटरमाइन द शेप एंड साइज। द सॉलिड इज कॉल्ड crystalline. Solid is called crystalline, but we discuss about the IMF. IMF is strong, but we cannot be determine the shape and size. The molecular structure we can be determine. That is the solid is called amorphous solid. Okay, we called amorphous solid. Done. तो आपने बेसिक क्राइटेरिया पढ़ ली कि सॉलिड के लिए हमें क्या डिफाइन करना है। ये एक छोटा सा पार्ट है हमारे यूनिवर्स का। इस यूनिवर्स में जितने भी सबस्टांस एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी सबस्टांस में से एक छोटी सी स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। और सॉलिड मॉलिकुलर स्पेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ पढ़ के आ रहे हैं आईएमएफ। और कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड है दैट मीन्स वी मेड अ क्रिस्टल लैक्टिस। और क्रिस्टल लैक्टिस को पढ़ने के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है ना, इन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वी कैन डिटरमाइन द क्रिस्टल लैक्टिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल लैक्टिस पैटर्न वी कॉल्ड सॉलिड। डन, वी कॉल्ड सॉलिड। अब व्हाट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड? आपने प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफाइन कर लिया कि दैट इज वन क्रिस्टलाइन, दैट इज वन अमॉर्फस। बट एक्चुअली में इस सॉलिड का सपोज करते अगर कोई सॉलिड हमारा क्यूबिक है, तो मैं अगर सपोज करूं कि सॉलिड मेरा क्यूबिक है, तो सॉलिड क्यूबिक क्यों है? तो किस इसका मैंने शेप बोल दिया कि इस सॉलिड का जो मॉलिकुलर स्पेसिस है उसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है वो शेप कैसा है? क्यूबिक शेप है। तो इसका ये क्यूबिक शेप है क्यों? किस बेसिस पर हम डिफाइन कर रहे हैं? तो आपने बोला सर ऐसा हो सकता है कि अरेंजमेंट ऐसा हो। बिल्कुल ठीक है कि हमने पैटर्न के बेसिस पर बता दिया, मॉलिकुलर पैटर्न के बेसिस पर बता दिया इसका शेप कैसा आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है। तो बट बेसिकली इस सॉलिड का जो क्रिस्टल लैक्टिस फॉर्मेशन होती है, ये क्रिस्टल लैक्टिस जिस पार्टिकल से हम बनाते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इस क्रिस्टल का, उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के बेसिस पर अगर हम किसी क्रिस्टल को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज अवर सॉलिड। अब और इस सॉलिड का जो शेप और साइज होगा, दैट शेप एंड साइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट सेल। ओके